Assalamu alaikum. Now it's our sixth lecture for chemical bonding. In our last lecture we discussed about dipole moment and the bond length and bond energy. So this is now about the main section of the chapter. अब हम अपने चैप्टर को तकरीबन ये समझ लीजिए कि मोर देन 50% कर चुके हैं, लेकिन अब जो ये लास्ट पोर्शन है दैट इज़ द मेन सेक्शन के इसमें से क्वेश्चन भी लाजमन आता है और ये फर्स्ट ईयर के लेवल की असल चीज़ है। ये क्या है? इट्स अबाउट थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग। भाई बात ये है कि अब हमने ये तो समझ लिया कि केमिकल बॉन्ड दो मेजर टाइप के हैं, एक आयनिक जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ और एक कोवेलेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड चूँकि सेकेंडरी टाइप ऑफ बॉन्ड है तो इसे हम इन दो बेसिक बॉन्ड्स के साथ अमूमन नहीं रखते, बहरहाल वो भी एक लिहाज से शेयरिंग ही है। ये बताने के बाद कि एक सिंगल आइसोलेटेड एटम का स्ट्रक्चर क्या है इन चैप्टर 3, और फिर इन द इनिशियल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और ट्रांसफ़र क्या होता है। अब एटम्स मिले और उन्होंने ग्रुप ऑफ एटम बनाने शुरू किए। अगर सिर्फ दो एटम आपस में मिलकर डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो मामला बड़ा सिंपल है, क्योंकि दो एटम्स के दरमियान जब भी बॉन्ड बनेगा जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर शेप का होगा। मैथ्स वाले कहते हैं ना, आप दो नुक्ते बनाएं और उन्हें ज्वाइन करें स्ट्रेट लाइन से तो हमेशा एक लीनियर लाइन हमें मिलती है। तो दो एटम्स का मॉलिक्यूल तो हमेशा लीनियर होगा, उसमें कोई और ऑप्शन है नहीं। लेकिन जहाँ तीन एटम या चार एटम या उससे ज़्यादा एटम्स मिलकर ग्रुप बनाते हैं, वहाँ एक क्वेश्चन ये आता है कि वो उन एटम्स ने अपने आप को किस ज्योमेट्री में या किस पैटर्न में या किस शेप में अरेंज किया है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास तीन एटम्स हैं ABC के नाम से, अगर फ़र्ज़ कर लें, और वो तीनों के पास एक ऑप्शन ये है कि वो तीनों के तीनों इस तरह स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो जाएं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों एटम इस तरह से शेप बनाएं। और अब अगर आप ऐसे सोचें तो यू कैन हैव मैनी अदर शेप्स एज वेल, यू कैन हैव दिस वन एज वेल, इट कुड बी लाइक दिस। तो अब मेरे पास दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तीन एटम हैं वो इन तीनों में से किस शेप में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ इट्स शेप। और फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज़ दिस शेप। यानी अगर मुझे पता चल गया कि वो उस मॉलिक्यूल का शेप असल में ये है, किसी तरह फोर्स करने पता चल गया, तो फिर मेरा क्वेश्चन होगा ऐसा क्यों है, वो उसने ये क्यों नहीं बनाया, उसने ये क्यों नहीं बनाया। सो ये वो बात है जो इस पर्टिकुलर टॉपिक का थीम है। आपको याद है डायपोल मोमेंट की वजह से हमें ये पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड उसका डायपोल मोमेंट 0 आ गया, हालांकि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर था। तो हमने इसका ये नतीजा निकाला कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में दोनों ऑक्सीजन जो कार्बन के साथ अटैच हैं वो उसके अपोजिट कॉर्नर पर हैं और ओवरऑल मॉलिक्यूल का शेप लीनियर है। अगर ऐसा है तभी ये मुमकिन है कि ये वाले बॉन्ड की डायपोल मोमेंट ये वाला बॉन्ड कैंसिल कर दे और ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0 हो जाए। तो डायपोल मोमेंट की नॉलेज से हमें ये पता लग गया कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में, इस तरह मॉलिक्यूल का शेप पता चल गया। लेकिन अब हमारा सवाल है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वाई CO2 मॉलिक्यूल इज़ लीनियर, क्यों हुआ वो लीनियर? ना होता उसकी डायपोल मोमेंट भी 0 ना होती। इसका मतलब है क्या शेप है और क्यों शेप है, ये दोनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए हमने बहुत से अटैम्प्ट किए। G.N. लुईस साहब ने तो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड का आइडिया पेश करके जान छुड़ा ली, लेकिन उसके बाद के लोगों ने अपने अपने तौर पर कोशिश की और ये मालूम करने की कि मॉलिक्यूल्स के शेप्स किसी भी पर्टिकुलर ज्योमेट्री में क्यों होते हैं और उनके बारे में कैसे पता चलाया जा सकता है। थ्योरीज डेवलप की गई, आइडियाज़ प्रपोज किए गए। तो अब हमारे पास जो थ्योरीज़ के नाम पर जो भी आइडियाज़ हैं जिन्हें अब हम पढ़ने जा रहे हैं उनकी एक कॉमन बात है, और वो कॉमन बात क्या है? इस बात पर सारे साइंटिस्ट मुत्तफिक हैं कि केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। This is called LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब बॉन्डिंग की सारी थ्योरीज इस बात पर एग्रीड हैं कि जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं।
और वो ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप कर सकते हैं जो एक ही लाइन पर हो। मिसाल के तौर पर दो एटम आपस में मिले, हमें पता है उनके लास्ट ऑर्बिट में एक पी सब शेल होता है जिसमें पी एक्स ऑर्बिटल होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है, और ये एक्स वाई जेड अकॉर्डिंग टू दी एक्सेस होते हैं। तो अगर फर्स्ट कर लें वो दोनों एक्स एक्सिस के थ्रू मिल रहे हैं तो दोनों का पी एक्स ऑर्बिटल एक दूसरे में ओवरलैप होगा, वो बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर आपके जहन में ये हो कि एक एटम का पी एक्स हो और दूसरे का पी वाई हो, तो चूंकि वो दोनों एक एक्सिस पे नहीं है, एक ही लाइन पे नहीं है, तो वो ओवरलैप ही नहीं हो सकेंगे। तो ओवरलैपिंग हमेशा उन ऑर्बिटल्स के बीच में होगी जो एक ही लाइन पे होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ एक ही एक्सिस पर एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, वो बॉन्ड बनाएंगे। ये है बेसिक नुक्ता। इस नुक्ते को देखते हुए साइंस में आज हमारे पास दो बड़ी थ्योरीज हैं जो इस एक पॉइंट पर बेस करती हैं, लेकिन उसके बाद उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। एक थ्योरी का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं VBT, और एक थ्योरी का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसको हम एब्रीविएट करते हैं MOT से। इन दोनों थ्योरीज में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आफ्टर द बॉन्ड formation, shared pair of electron are still under the influence of atomic orbital। ये बड़ी सिंपल सी बात है भाई। इन्होंने ये कहा दो एटम आपस में बॉन्ड बनाएं, शेयरिंग करें, तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर उनके दरमियान शेयर्ड होता है, बॉन्ड बनने के बाद भी वो उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इन्फ्लुएंस में रहता है। यानी इस बात को नॉट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक समझाने के नुक्ता नज़र से हम यूँ कहते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के दो एटम्स ने आपस में मिलकर शेयरिंग की, ये भी हाइड्रोजन का एटम, ये भी सिंगल बॉन्ड बनाया, और इनके इलेक्ट्रॉन का पेयर ये है। तो अब क्वेश्चन ये हुआ कि ये जो पेयर दोनों के एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में इस वक्त मौजूद हमें नज़र आ रहा है, बॉन्ड बनाने के बाद ये कैसे घूमता होगा। तो जो इसकी टेंटेटिव सी एक्सप्लेनेशन है VBT के बाद, उनका कहना असल में सिर्फ ये है कि ये इलेक्ट्रॉन अभी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ही होते हैं, यानी बॉन्ड बनाने के बाद भी एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल रिटेन रहते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं के इन्फ्लुएंस में होता है। बस फ़र्क ये होता है कि अब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमेगा कि ये दोनों ऑर्बिटल्स में बारी बारी घूम रहा है। ये छोटा सा जगह ने 8 बना के लेटा हुआ 8 है, ऐसे घूम रहा है। सो एटॉमिक ऑर्बिटल अभी भी अपना असर रखते हैं, और हम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी समझाने के लिए इन्हीं ऑर्बिटल्स के कैरेक्टरिस्टिक को इस्तेमाल करेंगे। ये इनका आइडिया है। ये कुछ रेवोल्यूशनरी बात कर गए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन shared pair of electrons are now under the influence of molecular orbitals। यानी इन्होंने एकदम से नया आइडिया बना दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, ऑर्बिटल कोई एटम के अंदर लाइनें नहीं खींची हुई हैं कि आप कहें ये रास्ता बना हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, बल्कि हमने ऑर्बिटल को ऐसे डिफ़ाइन किया था कि एक एटम के न्यूक्लियस के आसपास वो 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब हर इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर अलग अलग हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन अपने क्वांटम नंबर्स के एतबार से एक ख़ास इस 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, और जो जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका ऑर्बिटल है।
हमने कहा जब ये एटम दूसरे एटम के करीब जाता है और दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो डेफिनेटली उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। यानी एक एटम में इलेक्ट्रॉन जहाँ होते थे, जब वो दूसरे एटम के करीब जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन उसको और उसके इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे। इस रिपल्जन के नतीजे में उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। तो इस थ्योरी का कहना है कि इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 एटम 3 एटम मिलकर ग्रुप बनाते हैं तो वो अपने पुराने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ख़त्म कर देते हैं। अब उनके इलेक्ट्रॉन एक नए 3 डायमेंशनल स्पेस में अपनी जगह बनाते हैं और वो स्पेस दोनों एटम्स का कंबाइन स्पेस होता है। इसलिए अब आप उसे एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं कहेंगे, अब आप उसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा एटम्स का हिस्सा है और ये ऑर्बिटल एक से ज़्यादा न्यूक्लियसिस के अंडर में होंगे। तो ये नया कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गया। ये ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट अगर मैं इसी एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाने की एक और कोशिश करूं तो इसके मुताबिक अगर फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम इस तरह से बॉन्ड बना रहे थे, तो इनका कहना ये है कि अब ये जो नया आपके सामने जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है ये कैसे घूमेगा। तो अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स में नहीं घूमेगा, बल्कि दोनों एटम्स जब मिले तो उन्होंने दोनों न्यूक्लियसिस के गिर्द एक नया रीजन बनाया जो दोनों न्यूक्लियसिस को कवर कर रहा है, और ये नया रीजन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कहीं मौजूद है। तो इसका मतलब है एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप एटम से मॉलिक्यूल बना ले तो आप उनके पुराने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मदद से ही मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़, उनके शेप्स, उनकी दीगर बातों को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी भी वो एटॉमिक ऑर्बिटल रिटेन है। और दूसरी थ्योरी ने बिल्कुल ही नया हिसाब कर दिया, पुरानी सारी बातें ख़त्म, उन्होंने कहानी नए सिरे से शुरू कर दी। उन्होंने कहा वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो अभी आपने पढ़े हैं 1s 2s 3s 4s के नामों से, उन सबको भूल जाइए, क्योंकि जब 2 एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनके पुराने ऑर्बिटल ख़त्म हो जाते हैं और वो नए रीजन्स बना लेते हैं, नए ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, उनके नाम नए, उनकी सारी खूबियाँ नई हो जाएंगी। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है। तो अगर ज़रा सी भी बात को आप पिक कर रहे हो तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का नाम आपने पिछले चैप्टर में ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना है, अभी ठीक से आप s p d ऑर्बिटल से वाकिफ़ भी नहीं हैं, ना आपका दिमाग उन्हें सही तौर पर अभी तक कैचअप कर पाया होगा, इट्स अ डिफ़िकल्ट आइडिया। हमें एकदम से कहा जा रहा है कि अब वो ख़त्म, मॉलिक्यूल जब बनेंगे तो उसमें नए ऑर्बिटल्स होंगे। तो दैट इज़ वाई वी थिंक कि एट दिस स्टेज ऑफ फर्स्ट ईयर इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट कि बच्चा जो है जिसे अपने अभी एटॉमिक ऑर्बिटल का इतना आदी नहीं बनाया, वो एक नए कॉन्सेप्ट को ग्रिप कर सके। दैट इज़ वाई इन दोनों थ्योरीज की मदद से साइंस मॉलिक्यूल्स के शेप एक्सप्लेन करती है। यानी ये दोनों थ्योरीज में कोई परफेक्ट नहीं है और कोई भी कमज़ोर नहीं है। सो ऑलमोस्ट मोर देन 99% कंपाउंड्स के शेप्स और प्रॉपर्टीज़ को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी एक्सप्लेन कर लेती है और MOT भी एक्सप्लेन कर लेती है। दोनों थ्योरीज में थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हैं, यानी कुछ जगहों पर या कुछ कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को बताने में VBT नाकाम हुई है तो MOT वहाँ कामयाब है, वो किसी और चीज़ की थ्योरीज़ को समझाने में नाकाम हुई है। तो टुगेदर दीज 2 थ्योरीज कैन वर्क फॉर 100% मॉलिक्यूल। लेकिन चूंकि दोनों में से कोई भी 100% करेक्ट नहीं है, इसलिए हम दोनों ही को पढ़ते हैं और किसी एक का हिसाब नहीं रखते। अलबत्ता मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट आया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, और इसको तो मैंने भी बड़े कच्चे तरीके से बताया, इसके बैकग्राउंड में जिस किस्म की कॉन्सेप्चुअल बातें हैं और इवन मैथमेटिक्स है जो कि हमारे सिलेबस में हो ही नहीं सकती, हमें अभी फ़िलहाल ये स्किल्स नहीं है कि हम वो मैथ्स समझ पाएँ, तो उस वजह से ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है और इसे अमूमन हम ज़रा सा हायर लेवल पे ज़्यादा तफसील से पढ़ते हैं। ये और बात है कि एक नॉर्मल केमिस्ट से समझता है कि जब वो ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह पढ़ लेता है कि मॉलिक्यूल्स का शेप समझाने के लिए हमारे ज़ाती ख्याल के मुताबिक MOT इज़ मोर बेटर दैन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन चूँकि ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है और हमने अभी एटॉमिक ऑर्बिटल को ही सही तरह से यूज़ नहीं किया, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इस स्टेज पर यूज़ करना विल बी अ डिफ़िकल्ट थिंग। इसलिए हमारे सिलेबस में नाम दोनों के आए हैं। और ये जो एक पॉइंट हमने लिखा है ये हम अक्सर पूछ लेते हैं कि व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन VBT एंड MOT। एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स को यूज़ करता है और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सिर्फ चंद बेसिक डेफिनेशंस हमें पढ़नी है कि ये व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड इट्स बेसिक टाइप्स, दैट्स इट। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कोई डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़रा मुश्किल चीज़ है। हाँ, VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरी तफसील से पढ़ी जाएगी और इससे मॉलिक्यूल्स के शेप्स को एक्सप्लेन भी किया जाएगा। ये है असल में हमारा टास्क। तो चूँकि सारा का सारा ज़ोर हमारा VBT पर ही लगना है तो इसे आराम से पढ़ेंगे।
MOT के बारे में जो थोड़ी सी बातें हमें करनी है, हम चाहेंगे पहले उससे फारिग हो जाएं, फिर उसके बाद हम PBT को कंटिन्यू करें। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हमने जो मेन आइडिया आप तक पहुंचाया है वो है कि दे गिव यू दी कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दैट इज़ वाई हम चाहेंगे कि यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिफ़ाइन करें, और चूँकि उसकी डेफिनेशन में ये बात ज़रूरी है कि हमें एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट पक्का याद हो, इसलिए हम ज़्यादा मुनासिब तरीका ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम आपके सामने एक कंपैरिजन लिख रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। एटॉमिक ऑर्बिटल की बातें रिवाइज हो जाएंगी क्योंकि वो चैप्टर 3 की पढ़ी हुई हैं, और इसी बहाने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट ज़रा अच्छा सा आ जाएगा, क्योंकि जब सामने एटम का भी लिखा हुआ हो तो समझ आएगा कि आखिर इस नए ऑर्बिटल में क्या नई बात है। और एक बात हो गई, और दूसरी बात ये कि इम्तिहान में भी ऐसा ही होता है कि अमूमन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिफ़ाइन करने को भी कह देते हैं और इसका एटॉमिक ऑर्बिटल से डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। तो डिफरेंस आप लिख लेंगे तो आपके सामने दोनों बातें हो जाएंगी। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डेफिनेशन पूछी जाए तो जो कुछ मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कॉलम में लिखूंगा उसे पैराग्राफ की सूरत में लिख दीजिएगा, अदरवाइज डिफरेंस तो आपके सामने आ ही रहा है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आइए देखते हैं। ये आपके सामने है दोनों का कंपैरिजन। एटॉमिक ऑर्बिटल में डेफिनेशन उसकी लिखी, इट्स अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जैसे मैंने आपसे कहा, एक एटम का सेंटर न्यूक्लियस है और वो इंतहाई छोटे साइज़ का एज़ कम्पेयर टू द होल एटम। हम कहते हैं पूरे एटम का 0.01% न्यूक्लियस होता है, 99.99% एटम का हिस्सा जो है खाली है। खाली से मुराद ये वो जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए वो अपने आप को उस खाली जगह पर एक दूसरे से मैक्सिमम दूर रखकर ऐसे अंदाज से रहने की कोशिश करते हैं जिससे वो एक दूसरे की रिपल्जन से मैक्सिमम महफूज रह सकें। तो जो जगह उन्हें मिलती है एक दूसरे से दूर दूर रहते हुए, वो उनका ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक हो गई बात। अब मॉलिक्यूलर में क्या कहा, नहीं, बात तो लॉजिकल है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे से बड़ी सेटिंग करके बैठे हुए हैं विद इन एन एटम, फर्ज कर लें सोडियम का एटम था, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो उन्होंने उस जगह पे जो न्यूक्लियस के आसपास एटम की 99.99% वॉल्यूम है, वहाँ अपने आप को इस अंदाज से सेट कर लिया कि वो अब कंफर्टेबल हैं, दे आर नॉट मच रिपेलिंग ईच अदर। लेकिन जैसे ही उस सोडियम के करीब कोई दूसरे एलिमेंट का एटम आएगा, उसके भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो तो वो इनके घर में हलचल मचा देगा, ये उसके घर में हलचल मचा देंगे। तो अब दोनों नए इलेक्ट्रॉन्स के करीब आ जाने की वजह से जिस जगह पर पहले मौजूद थे वहाँ उन्हें रिपल्जन मिलेगी, तो उन्हें अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, यानी उन्हें अपनी नई सेटिंग करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू दी न्यू इन्वायरमेंट, कि अब उनके आसपास जो नए एटम आ गए हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर नई सेटिंग करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को नई जगहों पर एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब है वो जिस शेप के और जिस अंदाज के ऑर्बिटल में पहले थे अब उसमें नहीं रहेंगे, नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉजिक है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वालों की। 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। अब है ये वो 3 डायमेंशनल स्पेस है जो पूरे मॉलिक्यूल्स के अंदर है। मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2 एटम है तो उन दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के आसपास जो 3 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ अब इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिचुएशन, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल में सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, वो एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, इसलिए उसे मोनोसेंट्रिक कहते हैं, उसका एक सेंटर है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, इसलिए वो पॉलीसेंट्रिक कहलाते हैं कि उनके सेंटर एक से ज़्यादा हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वही एग्जांपल हैं जो अभी ताज़ा पड़ी हुई हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल वगैरह। अलबत्ता मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमने कहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज अ होल। एक कहलाते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक कहलाते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब चूंकि हमें इस थ्योरी के बारे में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो जो मेन चीज़ हमें असल में पढ़नी थी वो ये थी कि आपको डेफिनेशन आती हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो हमने लिखी, और ये पर्टिकुलर चीज़ कि व्हाट डू वी मीन बाय बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग। ये शायद इसलिए भी सिलेबस में रखा है कि इसे सुनने पढ़ने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को ये समझ आ जाएगी कि ये चीज़ हमें तफसील से क्यों नहीं पढ़ाई जा रही, क्योंकि अंदाज़ा होगा कि येस इट रिक्वायर्स सर्टन लेवल ऑफ नॉलेज। देखिए आसान मुश्किल कुछ नहीं होता है, ये कह देना कि ये साइंस की मुश्किल चीज़ है, जो ज़्यादती वाला जुमला है। सारी बात ये है कि कुछ चीज़ें इसलिए इस लेवल पे डिस्कस नहीं होती कि उन्हें पढ़ने से पहले उसकी तैयारी ज़रूरी है।
आपको उसे समझने के लिए उससे रेलेवेंट कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ना ज़रूरी है, जो अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ सकती। ये बिल्कुल वैसी है कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा ऐसा है जो अभी दूसरी क्लास में है और आपने देखा कि जी उसकी तो मैथ्स बहुत ही अच्छी है, वो इतनी जल्दी टेबल याद कर लेता है, ऐसी कोई हद नहीं, तो अब उसकी स्किल्स को देखते हुए आप ये तो नहीं कहेंगे उड़े ये तो इतना ज़हीन बच्चा है, बाकी छोड़ो, से पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देते हैं। यू कैन नॉट। वो जितना भी ज़हीन हो लेकिन वो एकदम से जंप मार के आगे की चीज़ें नहीं पढ़ सकता। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले सिंपल अलजेब्रा पढ़ना ज़रूरी है, वो तो उसे आता ही नहीं है। तो यही बात इस वक्त है कि हम जब अब ये बताएंगे आपको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, तो आपको अंदाज़ा होगा इसमें कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट फिज़िक्स के अप्लाई हो रहे हैं जो इस साल आपने थोड़े थोड़े से पढ़े हैं। और जहाँ तक मैथ्स का ताल्लुक है तो वो तो जिस लेवल की मैथ्स इस चीज़ को समझाने के लिए यूज़ होती है वो तो मैथ्स वाले भी इस साल नहीं पढ़ते। सो वी कैन नॉट कम्युनिकेट यू द फुल कॉन्सेप्ट, इसलिए जितनी चीज़ आसानी से बताई जा सकती है सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे। तो लेट अस सी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की पहली चीज़ थी उसकी डेफिनेशन, जो हमने उसके एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंपैरिजन के साथ बता दी। और अब दूसरी चीज़ है ये जो टाइप्स हैं इनके बारे में बात, और इन्हें भी हम कंपैरिजन के तौर पर लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, एक तरफ लिखेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, और हम उन दोनों के बारे में डिफरेंस की सूरत में आपके सामने कम्युनिकेट कर देंगे। तो डेफिनेशन आ गई तो आप एक ही कॉलम की सारी चीज़ें मिला के लिख देंगे, और अगर डिफरेंस आ गया तो वो आपके सामने होगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि असल में इनकी कहानी की बुनियाद क्या है। सारा दुखड़ा जो चेंज हुआ और बातों को मुश्किल बनाया वो इस एक डिस्कवरी ने बनाया था कि हम इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल समझते हैं, एक जिसका एक पर्टिकुलर मास है, और हमारे जहन में है कि वो न्यूक्लियस में इसी तरह न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है जैसे प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमते हैं। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रदरफोर्ड। इस कॉन्सेप्ट में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें ऐड हो गई, जैसे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है बल्कि वो वेव की खूबियाँ भी एग्जिबिट करता है, वेव यानी एनर्जी की खूबियाँ भी एग्जिबिट करता है। तो अब इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल हो गया जिसकी डूल नेचर है, इट एग्जिबिट बोथ मटेरियल एंड एनर्जी प्रॉपर्टीज़, बोथ पार्टिकल एंड वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब जब हम इलेक्ट्रॉन को वेव समझते हुए उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो फिर मामला थोड़े से अजीब हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो बताइए कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। उन्होंने कहा कि अब तो दो पार्टिकल लाते थे शेयर करके, उनका शेयर्ड पेयर बना देते थे, अब क्या कहेंगे, वो तो वेव है। तो हमें याद आएगा फिज़िक्स में आपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर टॉपिक अब पढ़ लिया है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अगर दो वेव्स एक दूसरे के साथ मिलती हैं दैट इज़ कॉल्ड देयर सुपरपोजिशन। बस शर्त यह है कि वेव्स कोहेरेंट होनी चाहिए, यानी उनका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ये सेम होनी चाहिए, तो फिर वो एक दूसरे में जब मिलती हैं तो उनकी मिलने को इंटरफेरेंस कहते हैं। और इसमें दो कंडीशंस बताई जाती हैं। वेव आपस में जब मिलें तो वो किस जगह मिलें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों वेव्स एक दूसरे में इस तरह मिलें कि दोनों सेम फेस हों, यानी अब मेरा ख्याल है कि मैं इस प्रिजम्पशन के साथ बढ़ रहा था कि इंटरफेरेंस का टॉपिक हम सब ने पढ़ा होगा। ये वेव है और इसमें ट्रफ और क्रस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो ट्रफ और क्रस्ट हैं, कहीं से वेव ऊपर हो रही है, कहीं से वेव नीचे हो रही है। तो ये जो ट्रफ एंड क्रस्ट हैं, अगर मैं इसे थोड़ा सा आपके लिए और क्लियर बना दूं, जब मेरे पास ड्राइंग बनाने के माशाल्लाह से प्रिवेंशन मौजूद ही है, तो फिर काहे का डरना, है ना भाई। तो अगर ये है, फ़र्ज़ कर लें मीन पोजीशन, तो हम ये बनाते हैं वेव इस तरह, ठीक है ना, ये इस तरह वेव बनाते हैं। तो अब ये हिस्सा हमारा जो जहाँ वेव अपनी मीन पोजीशन से नीचे हो गई है ये ट्रफ, और जहाँ ऊपर हो गई ये क्रेस्ट, ठीक है ना। दो कंसेक्यूटिव ट्रफ या दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है, या एक क्रेस्ट और एक ट्रफ ये कंप्लीट वेव है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट वेव है और ये कहलाती है वेवलेंथ। ये छोटी छोटी बातें हमें पता है। अब हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि फ़र्ज़ कर लीजिए दो वेव्स आपस में इस तरह मिलें कि एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट के ऊपर ओवरलैप हो जाए। सो अगर फ़र्ज़ कर लीजिए एक वेव यहाँ से आ रही है और इसका ट्रफ, एक वेव यहाँ से आ रही है और इसका ट्रफ, जो दूसरी वेव आ रही थी थोड़ी सी बदतमीज़ निकली है,
यूँ आ रही है और इसका ट्रफ, ये दोनों ट्रफ एक दूसरे में मैच कर जाएं, इस तरह मिलें, तो क्या होगा, ट्रफ और ट्रफ मिलकर डबल ट्रफ क्रस्ट और क्रस्ट मिलकर डबल क्रस्ट बना देंगे। इसका मतलब है अगर दोनों वेव्स इस तरह एक दूसरे में मिलें कि दोनों का क्रस्ट क्रस्ट से मैच करे तो क्रस्ट डबल हो जाएगा, ट्रफ ट्रफ से मैच करे तो ट्रफ डबल हो जाएगा। इसका मतलब है वेव एक दूसरे में ऐड हो जाएंगी और अपने इफ़ेक्ट को ट्वाइस कर लेंगी। ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वेव कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में वेव्स एक दूसरे को सपोर्ट करके उसमें सिंपल एडअप हो जाती हैं और उनका एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें वेव्स इस तरह मिलें कि एक का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट से मैच करेगा तो वेव्स एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगी और वेव ख़त्म हो जाएगी। ये इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। इसका मतलब है वेव की खूबी और मैटर की खूबी में, पार्टिकल की खूबी में यही बड़ा बुनियादी फ़र्क है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माने तो क्या आप समझते हैं ऐसा हो सकता है कि दो पार्टिकल्स को ऐड करें और पार्टिकल्स गायब? ये तो नहीं हो सकता। मैटर के अंदर तो ये खूबी नहीं हो सकती ना कि मैटर मैटर को कैंसिल कर दें। तो हमने नोटिस किया, जिसकी वजह से हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन में वेव इफेक्ट है, कि कहीं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर डबल इलेक्ट्रॉन इफेक्ट दे रहा है और कहीं ज़ीरो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट दे रहा है। ये खूबी मैटर में नहीं हो सकती, ये खूबी वेव में हो सकती है। इस बुनियाद पर किस्सा मुख्तसर हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट वालों ने कहा कि जब दो एटम्स आपस में मिलते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो कि वेव हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट होने आते हैं। अब रैंडमली स्पीकिंग जब दो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेव जिस जगह पर है वो जगह कहलाती है ऑर्बिटल। तो अब ये ऑर्बिटल आपस में अगर मिलेंगे तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, दो ऐसे रीजन होंगे। एक रीजन वो होगा जहां अगर इलेक्ट्रॉन की वेव्स एक दूसरे में मिलें तो इत्तेफाक से वो सेम फेज़ होंगी, यानी उनका ट्रफ ट्रफ पर या क्रस्ट क्रस्ट पर आएगा। तो ये वो रीजन होगा, ये वो इलाका या वो ऑर्बिटल होगा जहां इलेक्ट्रॉन की वेव चूँकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को ओबे कर रही हैं तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर डबल वेव का इफ़ेक्ट बनाएंगी और हमारी ज़बान में ये कहलाएगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में एडअप हो गए और उन्होंने शेयर्ड पेयर बना लिया। ये शेयर्ड पेयर जो हमारे इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल समझते हुए हमने लफ्ज़ बनाया है, वेव की ज़बान में कहलाएगा कि उस जगह दो इलेक्ट्रॉन वेव्स ने एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके डबल वेव का इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। ये इलाका जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है ये कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और वो इलाका जहाँ इलेक्ट्रॉन की वेव्स को ये सिचुएशन मिल रही है कि एक का ट्रफ एक के क्रस्ट से मैच करेगा, वो इलाका कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहे बल्कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके वेव डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यानी जो इलाका एंटी बॉन्डिंग का होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी वहाँ बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब है इनका मानना ये है जब जब दो एटम आपस में बॉन्डिंग के लिए मिलते हैं और अपने पुराने एटॉमिक ऑर्बिटल ख़त्म कर देते हैं तो वो ऐसे दो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनमें से एक बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है, वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है, और एक बॉन्डिंग को अपोज करता है और वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। तो ये वो काफ़ी बातें हैं जो हम समझाना आपको चाहते थे, इसलिए हम इन्हीं तक रहते हुए आपके सामने अब इन पॉइंट्स को लिखने की कोशिश करें अगर तो ये बात बनेगी टोटल। सो हियर वी हैव बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जैसा कि हमने कहा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म ड्यू टू दी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी अब आपको ये समझना है कि जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं और अपने ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करते हैं तो अगर फ़र्ज़ कर लीजिए ये ओवरलैपिंग इस तरह हो कि दोनों सेम फेज़ हों, दोनों में मौजूद इलेक्ट्रॉन का ट्रफ से और क्रस्ट से मैच करे तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसके नतीजे में बॉन्ड पेयर बनेगा और एक तरह से बॉन्डिंग हो जाएगी। जबकि अगर वो किसी ऐसे रीजन में आपस में मिलते हैं जहाँ
एक का ट्रफ और एक का क्रस्ट आपस में ओवरलैप हो रहा है और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो वो एंटी बॉन्डिंग है, यानी दे आर फॉलोइंग दी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन। सबसे अहम बात यह है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में एनर्जी कम होती है। इसका मतलब है ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से कम है जिनसे मिलकर ये बना है, यानी जिन दो एटॉमिक ऑर्बिटल की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उनके मुकाबले में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से ज़्यादा होती है जिनसे मिलकर के वो बना होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएगा तो ये बॉन्डिंग को फेवर करेगा, और एंटी बॉन्डिंग में आएगा तो ये बॉन्डिंग को फेवर नहीं करेगा। और एक डायग्रामेटिकल सिचुएशन हमने यूँ शो की है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अब देख सकते हैं दो प्लस के दरमियान हमने जो ब्लू से ओवल बनाया है, दिस इज़ फॉर द रीजन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज़ बॉन्डिंग, और दोनों न्यूक्लियाई के बीच में डॉटेड डॉट्स जो कि रेड से हमने लगाए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस को बता रहे हैं, यानी इस बात के चांसेस और प्रोबेबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में यहाँ होगा। जबकि एंटी बॉन्डिंग में होगा ये कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, बस दोनों एटम के न्यूक्लियाई के बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो गई है। ये है वो बेसिक कॉन्सेप्ट। जाहिर सी बात है जो बच्चा बात को समझने की कोशिश कर रहा है उसके लिए बहुत ही मामूली और थोड़ी सी नॉलेज है जिससे पूरी बात ग्रिप नहीं हो पाती, लेकिन चूंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें उस पर अपना वक्त लगाना चाहिए, इसलिए आपके जहन में बस इतना रखना है कि MOT से आपको सिर्फ यही दो चीज़ें सीखनी है, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड व्हाट आर देयर टू टाइप्स। हमें इसे किसी और चीज़ के साथ मज़ीद डिस्कस नहीं करना, और इम्तिहान में इसके बारे में इतना ही आता है। हाँ, थोड़ी सी ये कोशिश करते हुए कि ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं इसे समझाने के लिए एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इम्तिहान के लिए बस यही काफ़ी है। और वो एग्ज़ाम्पल है कि हम अपनी सारी बात को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के एग्ज़ाम्पल से अगर समझाएं कि हाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन्स कि H2 का मॉलिक्यूल क्यों बनता है। इसमें एक वाहिद जो सबसे बेहतरीन लॉजिक है वो ये है कि हम इस बात की लॉजिक बताएंगे, ये ढकोसले नहीं पीटेंगे कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बड़ी अहम होती है और जब तक एटम डुप्लेट या ऑक्टेट ना बनाए वो स्टेबल नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाने के लिए अच्छा था, लेकिन लेटर ऑन हमें पता है हम बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं जिसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो वहाँ ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट शेक होने लगते हैं। तो छोटे क्लासेस में और सिंपल मॉलिक्यूल्स को समझाने के लिए तो ये आइडिया बड़ा अच्छा था, लेकिन हायर चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स में ये नहीं चलता, तो वहाँ MOT की बात बहुत अच्छी तरह चलती है। तो ये अब डुप्लेट ऑक्टेट की कहानी नहीं घेरेंगे, ये आपको लॉजिकली बताएंगे वाई H2 मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड, कैसे, अगर समझ पाएँ तो ये ऑप्शनल सी चीज़ है, आ जाए अच्छी बात है। हम जब भी किसी मॉलिक्यूल को MOT के ज़रिए समझाते हैं तो डायग्राम बनाते हैं, वो कहलाता है एनर्जी डायग्राम या MOT डायग्राम है। उसमें क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन का एटम ये रहा, एक हाइड्रोजन का एटम ये रहा, हम समझाना चाहते हैं दोनों क्यों बॉन्ड बना रहे हैं, तो हम इस पहले हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लाइन बना दें उसकी इस तरह, ये इसकी एनर्जी लाइन है। एनर्जी लाइन से मुराद ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ये y एक्सिस समझ लीजिए, एनर्जी बढ़ेगी। ये इस हाइड्रोजन की एनर्जी लाइन है, दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं तो दोनों की एनर्जी एट ए टाइम सेम होनी चाहिए। इस हाइड्रोजन में एक ऑर्बिटल है और वो ऑर्बिटल है 1s। मैंने यहाँ पर एनर्जी लाइन के एक जगह पर ये 1s का ऑर्बिटल बना दिया बॉक्स में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिसे एरो से दिखा दिया, ठीक है। तो अब मैंने ये शो किया है कि हाइड्रोजन के पास एक ऑर्बिटल है जिस 1s1 जिसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है, और ये मैंने 1s1 बना दिया और एनर्जी लाइन में इसे ख़ास हाइट पे बनाया। जितनी एनर्जी इस वाले ऑर्बिटल की है उतनी ही एनर्जी इस वाले की होगी, दोनों हाइड्रोजन के एटम एक जैसे हैं, दोनों का 1s ऑर्बिटल एक जैसी एनर्जी पर होगा, ये हो गया, ठीक है। अब ये दोनों हाइड्रोजन मिले, उन्होंने बॉन्ड बना दिया और अपने इलेक्ट्रॉन का पेयर बना दिया। अब अगर आप सोचें तो हमारा एतराज़ ये है कि आपके पास दो ऑर्बिटल हैं एक जैसी एनर्जी के, तो हुंस रूल में ये कहा था कि अगर आपके पास दो एक जैसी ऑर्बिटल एनर्जी वाले ऑर्बिटल हों तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर करता है कि वो दोनों ऑर्बिटल्स में अकेले रहे, पेयर ना बनाए। फिर हाइड्रोजन ने मॉलिक्यूल बनाते हुए पेयर क्यों बना दिया भाई? ये VBT की थ्योरी इन लॉजिकल बातों को चुप हो जाती है, वो वही अपने राग अलापते हैं, डुप्लेट बन गया। और ये इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई हुआ ऐसा है जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आए तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ख़त्म हो गए, इसकी जगह उन्होंने दो नए ऑर्बिटल बना दिए, एक की एनर्जी कम है
और एक की एनर्जी ज़्यादा है। अब ये भी बात हुई, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिले और इनके मिलने से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना जो एनर्जी के एतबार से इनके नीचे होगा, और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना जिसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होगी। गोया इन ऑर्बिटल्स ने अपने आप को दो नए ऑर्बिटल्स में स्प्लिट कर दिया, एक की एनर्जी कम है और एक की एनर्जी ज़्यादा है। अब इसमें ख़ास तौर पे हो सकता है मेरी डायग्राम में इस बात का ख्याल ना आ पा रहा हो, लेट मी करेक्ट इट। मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा ऊपर दिखा दी है और बॉन्डिंग वाले की एनर्जी थोड़ी कम नीचे दिखाई है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, दोनों की एनर्जी में, यानी अगर ये मीन लाइन है तो जितना ये नीचे होगा उतना ये ऊपर होगा। तो अगर इन दोनों की एनर्जी पहले 10-10 थी तो टोटल एनर्जी हो गई 20, तो बॉन्डिंग की एनर्जी अगर होगी 5 तो एंटी बॉन्डिंग की होगी 15, ताकि टोटल अभी भी 20 रहे। तो अगर बॉन्डिंग में 5 एनर्जी कम हुई है तो एंटी बॉन्डिंग में 5 एनर्जी ज़्यादा हुई है, ये वाला हिसाब होगा। तो अब मेरा पॉइंट क्या हो गया, जब तक दोनों एटम अलग अलग थे दोनों के ऑर्बिटल 1s1 1s1 थे। जैसे ही दोनों मिले दोनों ने नए ऑर्बिटल बना दिए, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये वाला। तो अब मुझे बताइए एटम के पास ऑप्शन, मॉलिक्यूल के पास ऑप्शन क्या है कि उसके पास अब दो नए ऑर्बिटल हैं, एक की एनर्जी कम है और एक की एनर्जी ज़्यादा, यानी अब एनर्जी बराबर नहीं रही, एक कम एनर्जी वाला है एक ज़्यादा एनर्जी वाला है। तो अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, अगर आपके पास दो ऑर्बिटल हो, एक की एनर्जी कम हो और एक की एनर्जी ज़्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो पहले कम एनर्जी वाले को भरते हैं, भरने का मतलब उसमें पेयर बनाते हैं, फिर हायर की तरफ देखते हैं। तो अब मेरे पास जो दोनों टोटल इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही उनको ये नज़र आएगा कि जिन ऑर्बिटल्स में वो हैं उनसे कम एनर्जी का एक ऑर्बिटल दुनिया में आ गया है, तो दोनों के दोनों कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाकर पेयर बना लेंगे। दैट्स व्हाई दे फॉर्म बॉन्ड। तो ये एक छोटी सी लॉजिक है जो बहुत अच्छा होता अगर हमारी किताब में और भी एग्जाम्पल्स होती हैं और हम उन्हें समझते तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन चूंकि ना है और ना हमें ज़रूरत है इसलिए हम सिर्फ इस एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। तो अब ये हो गई पूरी टोटल बात थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग में MOT की। MOT की हमें इतनी ही बातें करनी थी, तो ये बात हम इस एग्जाम्पल के साथ यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, इसमें थोड़ी थोड़ी बातें MOT की भी आ जाएंगी इंशाल्लाह, लेकिन वो होगा बेसिकली सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सो इट इज़ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।